My name is Advocate Sharjeel Arshad Khan and I am a practicing professional lawyer. Today I am coming up with a new latest law which has been enacted and now is applicable in Punjab, the territory of Punjab. इस कानून का नाम है द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025। आजकल एक शोर बरपा है कि पंजाब हुकूमत ने एक नया कानून मुतारिफ करवाया है जिसमें उन्होंने पोजेशन या कब्जा माफिया उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। अब जिसके पास सबूत मलकियत मौजूद है, कब्जा भी उसी का तस्वुर किया जाएगा और उसको कब्जा लेकर दिया जाएगा। और लेकर कौन देगा? वो जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत ने दी है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर DCO को, या हमारे यहाँ जो मौजूदा जो मामलात हैं उसमें DC साहब जो हैं ये उनकी अब होगी सारी जो मामलात हैं जिनको वो देखेंगे। अब DC साहब हैं कौन? DC साहब है जी डिप्टी कमिश्नर साहब। यहाँ पर DCO डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर को नहीं वो ले रहे, यहाँ पर है डिप्टी कमिश्नर साहब। अब डिप्टी कमिश्नर साहब को इस एक्ट में एक मखसूस नाम दिया गया है और वो नाम है कन्वेयर का। तो बेसिकली जो डिप्टी कमिश्नर साहब होंगे ये कन्वेयर होंगे ऐसे मामलात में जहां पर कब्जा जो है या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो इन क्वेश्चन लाई जाएगी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र है और इस एक्ट में उस लफ्ज इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी इलेबोरेट कर दिया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे कि अगर कहीं दरख्त लगा हुआ है तो वो भी बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी ही कंसीडर किया जाता है इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ, इन द डेफिनेशन व्हिच इज बीन गिवन इन सिविल प्रोसीजर कोड CPC एंड ऑल अदर प्रिवेलिंग जनरल लॉज। तो यहां पर उसको पर्टिकुलर कर दिया गया है कि ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो जिक्र हो रहा है इस एक्ट में वो तमाम तर इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जमीन का जिक्र है, लैंड का जिक्र है। अब वो लैंड जो है वो सकनी भी हो सकती है, वो ज़राई भी हो सकती है। तो अगर कोई जमीन से मुतल्लका आपका झगड़ा या आपकी लिटिगेशन मौजूद हो तो ये उससे रेलेवेंस रखता है ये एक्ट। अब यहां पर इन्होंने एक बड़ी ही जबरदस्त किस्म की जो है ना वो लेजिस्लेशन की है। मैं बजाते खुद इस लेजिस्लेशन के हक में हूं, इसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि ये एक अच्छा कदम है हुकूमत पंजाब का। ये जो मामलात जो तवालत का शिकार रहते थे साल साल हमारी सिविल कोर्ट्स में, और सिविल कोर्ट्स ओवरबर्डन हो चुकी थी इन मामलात के लिए, और इन मामलात का जो हल था वो किसी को समझ नहीं आती थी कि इसका हल क्या है। लेकिन बेसिकली जो इसका हल था जो हुकूमत पंजाब ने समझा वो यही था कि दोनों फरीकैन को सुनकर उनके मामलात को उन नोयत उनकी देखकर और उस चीज को ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए और कानून को मद्देनजर रखते हुए रैपिडली उस चीज के ऊपर फैसला देना। अब जो सिविल कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स के पास एक प्रोसीजर मौजूद है जो कि काफी लेंथी प्रोसीजर है जो कि CPC प्रोवाइड करती है हमें। अब उस प्रोसीजर के ऊपर अगर हम चलें तो वो एक काफी लेंथी प्रोसीजर होता है जिसमें ना तो कसूर वकील साहब का है ना ही कसूर जज साहब का है। अब प्रोसीजर इस तरह का है कि उसके ऊपर अमल दरामद करना हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारे फराइज में भी शामिल है। अब जो साइलीन है वो उस प्रोसीजर की वजह से वो बेचारे धक्के खाते रहते हैं और काम उनका सही तरीके से हो नहीं सकता। जब फैसला आता है तो दादे से पोता जो है वो जवान हो चुका होता है। तो इसलिए
अब इन्होंने ये जो एक्ट लेकर आए हैं, ये एक्ट एक बहुत ही जबरदस्त चीज है अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया गया और मुकम्मल तौर पे अगर इसकी इंप्लीमेंटेशन हुई तो। अब यहां पर जो मामला है इसको मैं पिन पॉइंट्स में अपने तमाम तर दोस्तों के सामने रख देता हूं ताकि एक ओवरव्यू मिल जाए कि ये एक्ट है क्या। बेसिकली सबसे पहले ये है कि अगर किसी जमीन पर किसी शख्स ने कब्जा कर रखा है और उसकी मलकियती कागजात आपके पास है, सबूत मलकियत आपके पास है, तो उस सूरत में जो है वो आप एक एप्लीकेशन, एक कंप्लेंट फाइल करेंगे डीसी साहब के पास, डिप्टी कमिश्नर साहब के पास। अब डिप्टी कमिश्नर साहब यहां पर हैं कन्वेयर, वो उस एप्लीकेशन को, उस कंप्लेंट को आगे भेज देंगे एक कमेटी के पास। अब वो जो कमेटी है उस कमेटी को नाम दिया गया है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का। ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है ये करेगी क्या? ये अंडर सेक्शन 8 ऑफ दिस एक्ट जो है ये मार्ज़े वजूद में आती है। और इस कमेटी में होंगे कौन कौन लोग? हर डिस्ट्रिक्ट में एक जो कमेटी है ये वो बनाई जाएगी और उसमें डिप्टी कमिश्नर साहब कन्वेयर का रोल अदा करेंगे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर यानी कि डीपीओ साहब उस कमेटी का मेंबर होंगे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू यानी कि एडीसीआर जिसे हम कहते हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर होंगे, असिस्टेंट कमिश्नर जो कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर होगा आपके इलाके का वो भी इसमें शामिल होगा, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर जो होगा एसडीपीओ जिसे कहते हैं वो भी शामिल होगा, और एजेंसी जो होगी हुकूमत की, किसी भी एजेंसी का, एन ऑफिसर ऑफ एनी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट टू बी कोप्टेड विद दी कमेटी, उसको भी जो है वो इस कमेटी का हिस्सा बनाया जाएगा। अब ये एजेंसी कोई भी हो सकती है, हुकूमती बहुत सारी एजेंसीज मौजूद हैं, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, तो वो तमाम तर एजेंसीज को अब आप अपने जहन में रखिएगा और उसमें से कोई भी एक एजेंसी का जो मेंबर है उसको गवर्नमेंट इसका हिस्सा बना सकती है, उस ऑफिसर को। अब ये कमेटी जो है ये करेगी क्या? ये स्क्रूटनाइज करेगी सारे रिकॉर्ड को जो आपने लगाया होगा उस कंप्लेंट के साथ। अब आप इस कंप्लेंट के साथ लगाएंगे क्या क्या? आपने सबसे पहले इस कंप्लेंट के साथ फाइल करते हुए अपना सबूत मलकियत लगाना है साथ, और आपने इस कंप्लेंट के अंदर सारा वकूआ, सारा मामला लिख देना है कि आपके पोजेशन में कौन सा शख्स हायल है और कौन आपको आपकी लॉफुल पोजेशन से किसने डिस्पोजेस किया हुआ है और आपकी ओनरशिप को कौन शख्स है जो चैलेंज कर रहा है। ठीक हो गया? ये आपने कंप्लेंट एक फाइल कर देनी है डीसी साहब के पास, डिप्टी कमिश्नर साहब के पास। डिप्टी कमिश्नर साहब इस कंप्लेंट को रिसीव करते ही साथ ही डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के अंदर मार्क करेंगे और वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बैठ जाएगी। दोनों पार्टीज को बुलाया जाएगा और एक डेट मुख्तस कर दी जाएगी। उस डेट पर आप लोग दोनों पार्टीज पेश होंगे और पेश होने के बाद दोनों को सुना जाएगा उसी प्रोसीजर के मुताबिक जो कि प्रोवाइड करता है सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड। जो प्रोसीजर देता है उसी प्रोसीजर के तहत यानी कि उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, उन्हीं पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए ये कमेटी अब आपको सुनेगी। अच्छा, अब ये प्रोसीजर वो वाला नहीं है जिसके तहत केस चलते थे, ये प्रोसीजर समरी प्रोसीजर है। उसके तहत दोनों पार्टीज को सुना जाएगा और सुनने के बाद जो है वो मामलात को तय किया जाएगा कि क्या ये दुरुस्त क्लेम है या कि नहीं। अब इसमें मामला यहां पर ये आता है कि सवालात लोगों के होते हैं बहुत सारे कि क्या इस एक्ट में कोई प्रिवेंटिव मेजर भी दिया हुआ है, या जब हमें हमारे सर पे पड़ जाए तो फिर ही हम जा सकते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब को कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, या उससे पहले हमें कोई हक दिया जाता है कि अगर हमें शक हो, हमें खदशा हो, हमें अगर इस चीज के ऊपर हमें कभी इम्कान हो इस चीज का कि कोई शख्स है वो हमें डिस्पोजेस कर देगा हमारी प्रॉपर्टी से, या करने आ रहा है, या धमकियां दे रहा है, या हमारे जायज जो हमारा पोजेशन है उसके अंदर मुदाखलत करने की कोशिश कर रहा है, तो उस सूरत में हमारे पास कोई किसी किस्म की रेमेडी मौजूद है इस एक्ट में? जी हाँ, बिल्कुल मौजूद है। ये एक्ट प्रोवाइड करता है जी आपका सेक्शन 9, वो कहता है प्रिवेंटिव मेजर मौजूद है आपके पास। In case an owner or title holder of immovable property apprehends commission of an offence under the ordinance, he may file application before the deputy commissioner concerned for taking preventive measures
On receipt of the application under subsection 1, the Deputy Commissioner shall refer the matter to the committee, which may call all the relevant parties in person, and after examining the relevant record and hearing the parties, pass such order as it may deem fit and appropriate, and such order may include taking reasonable and adequate surety or guarantee from the party concerned, or sealing of the property, یعنی کہ اس پراپرٹی کو سیل کرنے کا بھی اختیار رکھتی ہے, اور کسی ایک فریق جس کو لگے گا کہ یہ کوئی غلط حرکت نہ کر دے اس پراپرٹی پر, اس سے وہ شورٹی بھی طلب کر سکتی ہے کمیٹی. تو یہ جو سارے معاملات ہیں یہ بہت ہی زیادہ آسان کر دیے گئے ہیں اس ایکٹ میں آپ لوگوں کے لیے, ایک کامن مین کے لیے, ایک عام آدمی کے لیے جو کہ پراپرٹی خرید کرتا تھا. خرید کرنے کے بعد اس کے پاس مکمل پیپرز ہوتے تھے خرید کرنے کے ساتھ ہی پراپرٹی کے, لیکن اس کے باوجود بھی ایک انسرٹینٹی کی حالت میں ہوتا تھا وہ شخص کہ اب میں نے پراپرٹی تو پرچیز کر لی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کا کلیمنٹ بن جائے, اس کا دعوے دار بن جائے, یا کوئی آ کر میرے اوپر کیس فائل کر دے, یا اس پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لے جو کہ میں نے پرچیز کی ہے, میں نے اپنے جیب میں سے پیسے دیے ہیں اور بہت سارے پیسے دیے ہیں میں نے اس پراپرٹی کے لیے. میں نے لوگ اپنی ساری کی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دیتے تھے پراپرٹیز پر, اور وہ پراپرٹی ان کے نصیب بھی نہیں ہوتی تھی کیونکہ ایک شیطان آدمی اٹھ کے جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا تھا یا قبضہ کر لیتا تھا, اور وہ کیس چلتا رہتا تھا سول کورٹ میں, اور سب کے سب لوگ جو تھے وہ بیچارے وہ ایک جو سسٹم تھا اس سسٹم کے اندر الجھ کے رہ جاتے تھے. جو پراپرٹی انہوں نے یوز کرنی تھی, جو اس کے بچوں کے کام آنی تھی, وہ پراپرٹی کے اوپر جو قابضین تھے ناجائز وہ اس پراپرٹی کو انجوائے کرتے رہتے تھے جب تک کے لیے وہ فیصلہ نہیں ہوتا تھا. اور جب وہ فیصلہ ہوتا تھا تب تک کے لیے جس نے وہ خرید کی ہوتی تھی پراپرٹی اس کی عمر 80 سال ہو چکی ہوئی ہوتی تھی, یعنی کہ اس نے اپنی ساری زندگی وہ پراپرٹی خریدنے کے باوجود اس بیچارے کو وہ پراپرٹی نصیب نہیں ہوئی, اور وہ 80 سال کی عمر میں جب اس کو وہ قبضہ ملتا تھا اس پراپرٹی کا, اس کے بعد اس کی عمر رہ جاتی تھی کہ باقی 2 4 5 مہینے, اور وہ اس پراپرٹی کو دیکھ کر فوت ہو جاتا تھا. تو یہ جو معاملات تھے ان کو اب پنجاب حکومت نے بہت ہی انکریڈیبل سٹیپ لے کر سارٹ کر دیا ہوا ہے, لیکن اس میں بھی فلاز ہوں گے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گے, اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بہتر طریقے سے حل بھی کیا جائے گا, اور یہ بھی پنجاب حکومت ہی کرے گی. تو کہیں پر قطعی طور پہ اب اس پورے ایکٹ میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ہمارے اگینسٹ یا کسی ایک شخص کے اگینسٹ جس نے وہ پراپرٹی خرید کی تھی اس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ, کوئی معاملات اس کو مشکل ہوں گے اس کے لیے. اس میں ایک اور چیز بہت مزے کی انہوں نے دے دی ہے کہ برڈن آف پروف جو ہے وہ اب لائے کرے گا اس بندے کے اوپر جو بندہ جس کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ بندہ میری پراپرٹی میں ناجائز طور پہ قابض ہوا ہے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس آپ کی ملکیت کا پختہ ثبوت موجود ہے تو آپ جا کے جب کمپلینٹ فائل کریں گے تو برڈن آف پروف آپ کے اوپر نہیں آئے گا, عدالت آپ سے نہیں پوچھے گی, یہ کمیٹی آپ سے نہیں پوچھے گی کہ جی آپ پہلے بتائیں کہ یہ ڈاکیومنٹ اصل ہے یا غلط ہے. یعنی کہ اس ڈاکیومنٹ کو پروو کرنے کا جو برڈن تھا, جو ذمہ داری تھی, وہ اب آپ کے اوپر نہیں ہے, وہ اب اس شخص کے اوپر ہے کہ وہ اس ڈاکیومنٹ کو غلط ثابت کرے, جھوٹا ثابت کرے جو شخص آپ کے پوزیشن میں موخل ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت زبردست چیز ہے کیونکہ اس کے اندر باقاعدہ طور پہ انہوں نے یہ لکھ دی ہے کہ not withstanding anything contained in any other law for the time being in force including قانون شہادت order 1984, the onus of proof in case of illegal possession shall lie on the offender under the ordinance. یعنی کہ اس offender کے اوپر اب یہ burden of proof لائے کرے گا. وہ جو قانون شہادت آرڈر کا آرٹیکل 79 آرٹیکل 7 تھا جو ہمیں لے کے بیٹھ جاتا تھا کہ جس شخص کی زمین پہ قبضہ ہوا ہے اب اسی کو ثابت کرنا پڑے گا پہلے کہ جی وہ رجسٹری جو وہ لے کے پھر رہا ہے وہ درست ہے. اب اس کو جب وہ بیچارہ وہ اس رجسٹری کو جب وہ ثابت کر لے گا گواہوں کی روشنی میں, گواہوں کی شہادت کی روشنی میں, پھر ان کے اوپر کراس ایگزامینیشن ہوگا. اب ان گواہوں کو کبھی کبھی یہ یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ جس ٹائم پہ جس سن میں یہ رجسٹری ہوئی تھی اس سن میں ہم لوگ موجود کہاں تھے. وہ کراس ایگزامینیشن بیچارے جھیل نہیں سکتے تھے. اب وہ جو اس کی جو اتنی زبردست قسم کی جو انویسٹمنٹ تھی پراپرٹی کے اندر وہ رل جاتی تھی, وہ فارغ ہو جاتی تھی. اب وہ انسان جس نے اپنی خرچ کر کے جائز کمائی سے ایک پراپرٹی ایک پلاٹ خریدا تھا وہ اس کو نصیب نہیں ہونے دیتے تھے. لیکن اب یہ پنجاب گورنمنٹ نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اور انہوں نے اس چیز کا بھی راستہ روک دیا. اب معاملات یہاں پر جو انہوں نے پروسیجر دیا ہے وہ بھی کوئی اتنا کمپلیکس نہیں ہے, بہت ہی آسان سا پروسیجر ہے. ساتھ ہی انہوں نے اس کمیٹی کو وہی پاورز دے دی ہیں
जो कि एक सिविल कोर्ट एक्सरसाइज कर सकती है, सारी पावर्स इसके पास मौजूद है। अब होगा क्या कि जिस वक्त ये कमेटी अगर रेजोल्यूशन कर देती है, कोई प्रॉब्लम हल हो जाती है इस कमेटी से, तो ये फौरी तौर पे फैसले के लिए, फैसला ये कमेटी नहीं देगी, फैसले के लिए ये उसको रेफरेंस बना के ये भेज देगी ट्रिब्यूनल को। इसी एक्ट के तहत एक ट्रिब्यूनल भी फॉर्म होगा, उसका एक मेंबर होगा, एक जज होगा, उसको मेंबर कहते हैं। मेंबर जो है वो वहां बैठेगा और ये उसको भेज देगी कि जी हमने ये फैसला किया है इन सबूतों और शवाहिद की रोशनी में, लिहाजा इसको आप अप्रूव करें और एक ऑर्डर जारी कर दें। वो अप्रूव करेगा देख के और उसके ऊपर ऑर्डर जारी हो जाएगा और आपको आपका कब्जा फौरी तौर पर मिल जाएगा। इसके अलावा अब जो ट्रिब्यूनल है, अगर वो रेजोल्यूशन नहीं कर सकती कमेटी, या कमेटी ने वो मसला हल नहीं कर सकी किसी वजह से, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में होगा ये कि वो फिर 90 दिन के अंदर अंदर वो मैटर रेफर कर देगी टू द ट्रिब्यूनल कि जी अब आप इसका फैसला करें, हमसे इसका फैसला नहीं हुआ। ये दोनों पार्टियां आई थी, फ्री कैन आए थे, लेकिन इनके ऊपर हमने जो काम करना था कर लिया अपना, उसके बावजूद भी हमें इसका हल नहीं मिल रहा, लिहाजा इसके अंदर जुडिशियल इंटरवेंशन की जरूरत है। आप जज साहब हैं, आप जो है इसका फैसला करें। वो रेफरेंस बना के उधर भेज देंगे ट्रिब्यूनल में। अब ट्रिब्यूनल ने भी 90 दिन के अंदर अंदर फैसला दे देना है, डिले उसने भी नहीं करना। और अगर ट्रिब्यूनल को ये पता चल गया या कहीं पर भी कमेटी को भी ये पता चल गया, सामने आ गई बात कि ये जो कंप्लेंट मेरे पास आई है, जो कंप्लेनेंट कंप्लेंट फाइल करके गया है, ये झूठ पे मबनी है या गलत है, तो उस सूरत में उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो होगी दफा 10 के तहत, सेक्शन 10 के तहत। सेक्शन 10 के तहत जो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी वो होगी 1 साल से कम नहीं होगी सजा और 25 साल से ज्यादा नहीं होगी सजा। फाइन होगा कम से कम 1 लाख रुपए का और ज्यादा से ज्यादा 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी विच इज बीन क्वेश्चनड इन दैट प्लीडिंग। ये इसका सारा जो है वो मामला था जो इन्होंने किया। और जो शख्स इलीगल पोजेशन लेगा, काबिज होगा जाके किसी की जमीन पे, उसको 5 साल कम से कम और 10 साल ज्यादा से ज्यादा सजा का सामना करना पड़ेगा, जेल होगी उसको। और अगर कोई शख्स खुद काबिज नहीं हुआ कि किसी की मुआवनत की है उसने कब्जा हासिल करने में, या उसने वो कब्जे वाली जमीन खुद किराएदार के तौर पे वसूल कर ली, या उसने कब्जे को कायम रखने के लिए कोई इंप्लीमेंटेशन की, तो उसको भी सजा होगी कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 3 साल, और साथ में जुर्माना होगा 10 लाख रुपए कम से कम। इसके अलावा जो भी मामला इनके पास आएगा वो 30 दिन के अंदर अंदर हल होगा, कमेटी करेगी। अगर नहीं करेगी तो 30 डेज के बाद, विद इन 30 डेज वो फिर भेज देगी ट्रिब्यूनल को। तो इसलिए ये एक्ट जो है ये एक बहुत ही अच्छी तरीके से, एक अच्छी कोशिश है पंजाब हुकूमत की कि इसको चैनलाइज किया जाए। जो ये गलत एक रविश पे चल पड़ा था हमारा मुआशरा कि जी इसको जो है वो फौरी तौर पे हम पकड़ लेंगे, तो अब जो है वो किसी की जमीन पे भी कब्जा नहीं हो सकेगा। जिसकी भी जमीन है, जिसने खरीदी है, जो मालिक है, वही पोजेसर भी है, वही काबिज भी है। अब इसमें अपील का हक भी दिया गया है। जो भी उस ट्रिब्यूनल के या उस इंक्वायरी के या कमेटी के जो उसके फैसले से इनराफ करेगा या उसके फैसले को नहीं तस्लीम करता, इफेक्ट होता है उसके फैसले से, वो फौरी तौर पे जाके अपील दायर कर सकता है हाई कोर्ट में। इसकी अपील नीचे नहीं होगी, इसकी अपील हाई कोर्ट में होगी, इसकी अपील हाई कोर्ट ही सुनेगी। एंड ऑल्सो अगर कोई इंटरम ऑर्डर है तो उसकी ना तो रिवीजन फाइल होगी, उसकी ना तो अपील फाइल होगी, उसको फाइनल समझा जाएगा। अब इसमें एक और चीज बहुत ही ज्यादा सामने आने के बाद लोगों ने इसके ऊपर भी बड़े अजीब अजीब से तासुरात दिए कि इसमें जो है वो डायरेक्ट पार्टीज को सुना जाएगा, बल्कि कोई भी जो उनका नुमाइंदा है या वकील है वो पेश नहीं हो सकेगा, जिस वजह से अब ये बड़ी ही अनसर्टेनिटी है हमारे पास कि वकील जो है वो पेश नहीं होगा इस कमेटी के सामने
किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, या वो अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं पेश करवाएगा बल्कि वो खुद इन पर्सन पेश होगा, यानी कि दोनों पार्टीज पेश होंगी। अब वकील पेश ना होने का मतलब यहां ये है कि जो भी वहां पर बैठेगा, उस कमेटी के अंदर मेंबरान जो मैंने बताए वो बैठेंगे, वो दोनों फरीकैन को आमने सामने बैठ के सुनेंगे और वहीं पर फैसला दे देंगे। अगर कोई सबूत, कोई शवाहिद लेने हैं तो वही लोग ले लेंगे, वकील की जरूरत नहीं रहेगी। तो अब यहां पर कुछ वकला हजरात जो हैं वो इस चीज को इस वजह से भी अपोज करेंगे। मेरे भाई हैं, मैं भी इसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूं, हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है, हम लोग एक दूसरे के साथ कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं है, हम सब भाई हैं, तो भाई हैं, बहनें हैं हमारी। तो इसमें मामला यहाँ पर यह है, मैं इस चीज़ को भी थोड़ा सा एड्रेस कर दूं, इस एक कॉन्सेप्शन को जो कि गलत कॉन्सेप्शन है। बेसिकली वकील का पेश ना होना ज़रूरी नहीं है कि वकील पेश नहीं हो रहा तो वकील की सर्विसेज नीडेड नहीं है, बिल्कुल नीडेड है। कैसे नीडेड है? एक शख्स अपना केस रिप्रेजेंट, वकील को करता क्यों है कोई शख्स, वकील को पैसे देता क्यों है कोई शख्स, फीस देता क्यों है? फीस इसलिए दी जाती है वकील को, वकील के जिम्मे केस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एक शख्स जो है वो अपने केस को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, पेश नहीं कर सकता, प्लीड नहीं कर सकता बिफोर एनी अथॉरिटी, बिफोर द जज। तो वो अपने तौर पे एक नुमाइंदे को, अपने नुमाइंदे को, जिसको वो समझता है कि इसको कानून की इतनी समझ है कि ये मेरे केस को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है बिफोर द जज, वो उसको फीस देता है, उसको हायर करता है, उसकी सर्विसेज को हायर करता है। तो यहां पर केस जो बनेगा, जो कंप्लेंट बनेगी, वो उन कवानीन को मद्देनजर रख के बनेगी जिन कवानीन को एक वकील जानता है बखूबी। हर केस की नोयत दूसरे केस से मुख्तलिफ होती है। तो जो भी शख्स समझता है कि मेरा जो मामला है यहां पर वो एक बड़ा ही पेचीदा मामला है और ये डायरेक्टली इस तरीके से सॉर्ट नहीं हो सकता, तो वो बाकायदा तौर पे एक केस तैयार करवाएगा, कंप्लेंट तैयार करवाएगा वकील साहब से, और वकील साहब जो केस तैयार करके देंगे उसको, उसके एवज लाजमी बात है कि अपनी सर्विसेज के पैसे लेंगे, फीस लेंगे। साथ में उसको ट्रेन भी करेंगे, उसको ट्रेनिंग भी देंगे कि तुमने अपने बारे में ये बात करनी है और ये बात नहीं करनी है, क्योंकि ये बात अगर तुम वहां करोगे तो जो ऑफिसर सुनने वाला है वो कंफ्यूज हो जाएगा। फजूल बात नहीं करनी, जो बात मुद्दे की है सिर्फ वो करनी है, मुद्दे पर ही रहना है। मुद्दे से भटकोगे, मुद्दे से आगे पीछे हो जाओगे तो केस खराब हो जाएगा। जो सुनने वाला है उसको ऐसा लगेगा कि जैसे तुम ही गलत हो, जैसे तुम ही काबिज हो, जैसे तुमने कब्जा किया हुआ है इसकी जमीन पर, या तुम्हारी जमीन पे जो कब्जा हुआ है वो सही हुआ है। तो वो एडवर्स राय तुम्हारे बारे में कायम कर लेगा और तुम्हारे खिलाफ फैसला आ जाएगा। इसलिए वकील की इन्वॉल्वमेंट कभी भी खत्म नहीं हो सकती। मैं यहां पर एक रेफर करूंगा एक सीरीज को। एक इंडिया में एक केस हुआ था, नानावती केस था, स्टेट वर्सेस नानावती। उसमें एक नेवल ऑफिसर था, उसके खिलाफ एक ट्रायल, कत्ल का, मर्डर का मुकदमा एक दायर हुआ। एक बहुत अच्छा वकील था, फौत हो गए, राम जेठमलानी। उनका किरदार उसमें दिखाया गया है एज अ हैंडलर। राम जेठमलानी ने पूरे केस में कहीं पर भी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस लड़ रहा था, राम जेठमलानी ने कहीं पर भी किसी भी जगह पर उस केस में ना तो पैरवी की उस केस की और ना ही उस केस में पेश हुआ, लेकिन बतौर वकील पेश हुआ। लेकिन बतौर वकील पेश ना होते हुए भी उसने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इतना अच्छे तरीके से हैंडल किया और उसको सब कुछ सिखाया, समझाया और उसकी मुआवनत इतने अच्छे तरीके से की कि वो केस एक हिस्ट्री बन गया। और उस केस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना होते हुए भी राम जेठमलानी के नाम से उस केस को याद किया जाने लगा। और आज तक वो केस इसीलिए याद किया जाता है कि उसमें डिफेंस लॉयर जो था उसके मुकाबले में
जिसने वो प्रोसिक्यूशन की थी वो बेसिकली प्रोसिक्यूटर तो मुंह हिला रहा था वहां पर, प्रोसिक्यूटर साहब तो वहां पर मौजूद थे, लेकिन उसके पीछे उस मुंह में जो अल्फाज डाल रहा था वो राम जेठमलानी था। तो इसलिए वकील की जरूरत, उसकी जहानत की जरूरत, उसकी जो एक्वेंटेंसीज हैं लॉ के साथ उनकी जरूरत, उसके तजर्बे की जरूरत हर गाह यहां पर मौजूद है। और अगर वकील की एक्सपर्टीज हासिल ना की गई तो 90% मुकदमात जो हैं जो इस हवाले से चलेंगे उनमें फैसला जात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वकील जितने अच्छे तरीके से और जितने मुफस्सल तरीके से, जितने आराम से, इत्मीनान से गाइड कर सकता है, बता सकता है, असिस्ट कर सकता है किसी को, वो एक पर्सनल आदमी, एक शख्स नहीं कर सकता। फिर और भी बहुत सारी पेचीदगियां होती हैं जो कि लेकर आई जाती हैं, जो कि इस तरह के मामलात में आती हैं, उसका हल भी वकला के पास ही है। तो लिहाजा एक अच्छा वकील एक अच्छा हैंडलर के तौर पे यहां पर काम करेगा और बहुत अच्छे तरीके से लोगों के मसाइल हल होंगे, क्योंकि यहां पर कोई प्रोसीजर नहीं है जो हमारे हाथ बांध देता है, ना ही उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास कोई प्रोसीजर है। लेंथी प्रोसीजर मौजूद है, लेंथी प्रोसीजर जो कि उसे फैसला ताखीर से करने पर मजबूर करता है। तो लिहाजा ये एक्ट एक बहुत ही अच्छा और खुश आइंद जो है वो हल है इन मामलात का। इसको खुदारा बदनाम ना कीजिएगा, इसको रहने दीजिएगा, लोगों के मसाइल हल होंगे। हाँ, इसमें जो कमियां हैं, जो कोताहियां हैं वो हम हाईलाइट करते रहेंगे। हम मुगला हजरात की जिम्मेदारी होती है कि हम उनको भी हाईलाइट करें, और जैसे ही अपेक्स कोर्ट में वो चीज़ें जाएंगी तो अपेक्स कोर्ट उसके ऊपर जो है वो अपनी जो जजमेंट्स हैं उनके तहत, उनके ज़रिए से रिफॉर्म्स भी करती रहेगी और कुछ पंजाब गवर्नमेंट खुद भी रिफॉर्म्स करती रहेगी। तो ये एक मामलात अच्छा और खूबसूरत तरीके से मामलात को हल करने का एक रास्ता है जो दिया गया है। यही था जी एक्ट जिसके बारे में इतनी सारी बातें हो रही थी। तो लिहाजा मैंने सोचा कि आज मैं जनाब अपने जो ऑडियंस है, जो मेरे भाई हैं, बहनें हैं, उनके गोश गुजार कर दूं मैं ये सारे मामलात, ताकि वो भी इस चीज़ से इस्तिफादा हासिल कर सकें, उठा सकें फ़ायदा। और हाँ, जिन कोर्ट्स में मामलात पहले से पेंडिंग है उनके बारे में भी मैं बताता चलूँ कि अगर कोई शख्स ये चाहता है, ये कहता है कि जी हमारे जो मामलात चल रहे हैं कोर्ट में वो भी हम यहीं से सॉर्ट करवाना चाहते हैं, हल करवाना चाहते हैं, तो वो एक कंप्लेंट फाइल करेंगे, वो भी डीसी साहब को, डिप्टी कमिश्नर साहब को। डिप्टी कमिश्नर साहब वहाँ से वो एक एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर देंगे मुतलका जज साहब को। मुतलका जज साहब जो फाइलें हैं, जो उस आपके केस की जो फाइल है उसको वो ट्रांसफ़र कर देंगे मुतलका आपके डिप्टी कमिश्नर साहब को। तो आपका केस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा उस सिविल कोर्ट से डिप्टी कमिश्नर साहब के पास, और डिप्टी कमिश्नर साहब अगेन फिर उसी फार्मूले के तहत चलेंगे और कमेटी को रेफ़र करेंगे जिसके अंदर वो भी शामिल हैं एज अ कन्वेयर, और बाद अज़ां जो है फैसले के लिए भेज दिया जाएगा ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल उस पर फैसला देगा और आपका मसला हल हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, और दुआओं के साथ साथ अपने जो मामलात हैं उसमें भी याद रखा करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, और अल्लाह ताला तमाम तर इंसानों का हामी नासिर हो और तमाम तर की रोज़ी और रिज़्क में इजाफा फरमाए। आमीन व सुम्मा आमीन। एंड थैंक यू सो वेरी मच लिसनर्स। जज़ाकल्लाह।